लकवा मार जाने की वजह से रीता की जिंदगी तबाहो बर्बाद हो चुकी थी। वो व्हील चेयर पर आ गई थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 28 साल की उम्र थी और इस भरी जवानी में वो अपाहिज हो चुकी थी। उससे चलना फिरना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसके पेट से नीचे का हिस्सा जो था वो बिल्कुल सुन्न हो गया था, फालिस पड़ गया था उसके शरीर पर। उसको व्हील चेयर पर आए हुए लगभग 1 साल का अरसा गुजर गया था। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि अब उसके पति का क्या होगा, क्या उसका पति छोड़कर उसको दूसरी शादी करेगा या वो इसी तरह से उसके साथ जिंदगी गुजार रहा था। हर वक्त इसी घुन में वो उसको दिमक की तरह खाए जाता और हर वक्त यही सोचती रहती कि अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। इससे बेहतर तो यह है कि भगवान उसे मौत ही दे दे। लेकिन इसके अलावा गब्बर उसका पति क्या सोचता था उसके बारे में? क्या वो दूसरी शादी करने के बारे में सोचता था या वो कुछ ऐसा सोचता था जिससे कि उसके रास्ते का कांटा, जो अब उसकी पत्नी अपाहिज हो चुकी थी, वो हमेशा के लिए निकल जाए, ये सोचता था? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, आपकी भी रूह ताज़ा हो जाएगी इस कहानी को सुन करके। बने रहिए मेरे साथ। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी दास्तान ज़िंदगी में आज आपको ये हैरतनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें क्योंकि आप लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। जिन दोस्तों ने कल से अब तक मुझे कमेंट किए हैं उन सभी दोस्तों के नाम विस्तार पूर्वक सभी के लिए जाएंगे। अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें। पहले कहानी शुरू से आखिर तक विस्तार से सुने। कहानी को स्किप बिल्कुल ना किया करें वरना फिर समझ में नहीं आता कि कहानी का एंड क्या था और शुरुआत क्या थी। चलिए बिना टाइम वेस्ट के कहानी शुरू करता हूँ। आज का दिन रीता के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हुआ था और कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है जब उसका वक्त खराब होता है कि जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिन बड़ी ही तेजी के साथ आज गुजरा था। रीता का दिल आज सुबह से ही घबरा रहा था। पता नहीं उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई अनजाना जैसे डर हो उसको सता रहा था और वो मन ही मन में कुछ सोच रही थी। जैसे तैसे करके रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी एक जगह लेटे हुए थे बिस्तर पर कि अचानक रीता कांपने लगती है। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। जब उसकी ये हालत उसका पति गब्बर देखता है तो वो उसके हाथों पैरों को मसलना शुरू कर देता है। रीता के हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। रीता चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने पति गब्बर से कह रही थी कि मेरे हाथों पैरों में बिल्कुल जान खत्म होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पैरों को किसी ने सुन कर दिया हो, किसी ने मेरे पैरों के ऊपर बर्फ डाल दिया हो। इसी हालात में गब्बर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है। जब अस्पताल वो पहुंचता है, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, उसका मुआयना करते हैं तो देखते क्या है कि उसके पत्नी के पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। अच्छी तरह से डॉक्टर चेकअप करने के बाद गब्बर से कहते हैं कि साहब, आपकी पत्नी को लकवा मार गया है और इसके पेट से नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो चुका है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको ये बता देते हैं कि इन हालातों में जब किसी के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है तो फिर वो बड़ी ही मुश्किल से ठीक होता है और पूरी ज़िंदगी शायद वो ठीक भी ना हो पाए और शायद उसको अब व्हील चेयर पर ही रहना पड़े। ये बात सुनने के बाद गब्बर के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है क्योंकि वो अपनी पत्नी को दिल से इतना प्यार करता था कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता था। लेकिन भगवान की करनी में किसका जोर चलता है? किस्मत में जो था वो हो चुका था। रीता जो है वह अपाहिज हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। बहरहाल डॉक्टर उसको खाने के लिए
लगाने के लिए कुछ ज़रूरी दवाई देते हैं और फिर गब्बर को अपनी पत्नी के साथ घर भेज देते हैं और कहते हैं कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो इनको ठंडी से बचाना, गर्मी में रखना और इनके पैरों की तेल मालिश जो हम ये दे रहे हैं ये करते रहना और नियमित रूप से इनको दवाई खिलाते रहना। हो सकता है कि कोई फ़र्क इनको पड़ जाए, कुछ आराम आ जाए। गब्बर अपनी पत्नी को लेकर के घर पहुंच जाता है और फिर उसकी सेवा में लग जाता है। टाइम से उसको दवाई देता, उसके पैरों की मालिश करता, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपनी पत्नी को दे सकता था वो उसको दे रहा था। इसी तरह से समय पर लगाए हुए उड़ता रहता है और लगभग 1 साल का अरसा बीत जाता है, लेकिन रीता ठीक नहीं होती है। वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर पहुंच गई थी। अब रीता को धीरे धीरे अपने पति गब्बर की फिक्र होने लगती है। उसको ये डर सताने लगता है कि आखिर इंसान की भी कुछ भूख होती है। रोटी पानी के अलावा जो उसके तन का सुख होता है वो उसको नहीं मिल पा रहा था। वो अपने पति के बारे में अक्सर सोचा करती कि कहीं अगर गब्बर किसी औरत से फंस गया या उसने कहीं बाहर दिल लगा लिया या किसी दूसरी औरत से शादी उसने कर ली तो फिर अब मेरा क्या होगा, क्या करूंगी मैं, कहाँ जाऊंगी। अगर इसी वजह से दूसरी पत्नी के लिए उसकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत में कहीं रोड़ा ना बन जाए। हर वक्त ये सोचा करती थी। जो 1 साल पहले तक जो इतनी खुश रहा करती थी पत्नी, देखने की अच्छी खासी हट्टी कट्टी सेहतमंद तंदुरुस्त, वो आज सूख कर काटा हो गई थी। व्हील चेयर पर बैठी हुई ऐसी लगती थी कि मानो जैसे कई सालों की बीमार हो। गब्बर ने अपनी तरफ से अपनी पत्नी की सेवा में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसको बाहर का काम भी करना होता था। अपने घर के काम के अलावा बाहर भी उसको काम करना होता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी की सेवा के लिए 2-2 नौकरानियां लगा दी थी और उनसे कहा था कि जो पैसे तुम्हें चाहिए वो पैसे आप मुझसे ले लो, लेकिन मेरी पत्नी की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी वो कहे वो काम तुम्हें उसका करना है। इसी तरह से चलता रहता है। उसकी नौकरानी जो थी वो भी कभी कभी रीता से कहा करती कि रीता तुम कितनी खुशकिस्मत हो, कितना अच्छा पति तुम्हें मिला है कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। एक हमारे पति है कि हम दिन भर इधर उधर काम करके हार थक कर जब घर पहुंचते हैं तो फिर वो रात को बिस्तर पर हमें नोचते हैं और गाली देते हैं। हमारे पतियों का बर्ताव तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो। लेकिन जो रीता के अंदर एक कुढ़न थी वो नहीं जा रही थी। वो गब्बर की तरफ से संतुष्ट नहीं थी। एक दिन जब उसकी माँ उससे मिलने आती है तो वो अपने मन की बात अपनी माँ को बताती है कि माँ, अगर गब्बर ने कहीं दूसरी शादी कर ली या फिर वो बाहर उसके कदम बहक गए तो फिर मेरा क्या होगा। तो उसकी माँ मशवरा देती है कि बेटी ऐसा करो कि तुम अपनी छोटी बहन से गब्बर की शादी करवा दो। एक तो बात ये रहेगी कि जब तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे घर में आएगी तो फिर वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। दूसरे, अभी तक तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है, तुम्हारे घर को एक वारिस की भी तलाश है। वो वारिस भी तुम्हें तुम्हारी बहन से मिल जाएगा। जब उससे उसके साथ शादी होगी तो फिर बच्चे भी होंगे। रीता की समझ में ये बात आती है और फिर वो अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। जब रात को गब्बर आता है, उसके पास पहुंचता है, जब वो उसके पास लेटा होता है तो पहले तो रीता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गब्बर से इस बारे में बात करे, लेकिन फिर वो एक तरकीब निकालती है। वो अपनी बहन को अपने घर बुला लेती है। उसका सोचना ये था कि जब उसकी बहन उसके घर आएगी तो गब्बर उसकी तरफ देखेगा, उससे प्यार भरी बातें करेगा, दोनों एक दूसरे को जानेंगे और जैसे ही दोनों एक दूसरे को जानने और पहचानने लगेंगे तो फिर मैं इस तरह से उनकी शादी की बात चला दूंगी। और रीता ऐसा ही करती है। अपनी बहन मीता को वो अपने पास बुला लेती है। जब उसकी बहन उसके पास आई वो उसकी सेवा करती, देखभाल करती, अपने जीजा गब्बर का भी वो ख्याल रखती। लेकिन गब्बर था
जैसे मानो कि बिल्कुल पत्थर का ही बन गया हो, जैसे उसके अंदर से मर्दानगी बिल्कुल खत्म ही हो गई हो। उसने कभी भी मीता की तरफ को आंख उठाकर भी नहीं देखा। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। रीता महसूस करने लगती है कि शायद गब्बर ने कहीं बाहर कोई चक्कर तो नहीं चला लिया है। वो उसकी बहन की तरफ को देखता भी नहीं था। एक दिन हिम्मत करके रात की तन्हाइयों में रीता अपने पति गब्बर से कहती है कि आखिर क्या बात है, मेरे मन में एक सवाल है, अगर इजाज़त दो तो मैं आपसे कहूँ। गब्बर कहता है कि मीता, कैसी बात करती हो, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी पर पूरा अधिकार है। जो भी बात तुम्हारे मन में है वो बिला झिझक आप मुझसे कह सकती हो। तो फिर वो गब्बर से कहती है कि गब्बर, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, और मेरी बहन जो मीता है बहुत ही अच्छी है, मेरा भी ख्याल रखेगी, तुम्हारा भी ख्याल रखेगी, हमारे घर को वारिस भी मिल जाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। मेरी सेवा में आज तक तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन तुम्हारे तन को भी भूख लगती होगी, तुम्हारे तन को भी खुराक चाहिए, तुम्हारे जिस्म को भी खुराक चाहिए। जब तक मैं ठीक थी मैंने कभी तुम्हें तन के सुख की कभी प्यास ही नहीं लगने दी, लेकिन जब इंसान का गला सूखता है ना तो उसको प्यास ज़रूर लगती है, और तुम्हें भी ज़रूर लगती होगी। इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त देती हूँ कि तुम मेरी बहन मीता से शादी कर लो। जब गब्बर ये अपनी पत्नी रीता की बात सुनता है तो गुस्से से उठकर बैठ जाता है। उसकी भवें तन जाती है और गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा था कई दिन से कि तुम खुश नज़र नहीं आ रही हो। कई दिन हो गए मैंने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा, और मैं मन ही मन अपने ये सोच रहा था कि आखिर मेरी सेवा में, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो रीता मुझसे दूर जा रही है। और तुम्हारे मन में ये चल रहा है, तुम मेरे लिए सिर्फ इतना ही सोचती हो। आज तक मेरे साथ रहने के बाद तुमने मेरे लिए यही अंदाजे लगाए कि मैं सिर्फ तन का भूखा हूँ, मुझे सिर्फ तन की ही प्यास लगती है। रीता, ऐसा नहीं है। जब तक तुम ठीक थी, एक पति पत्नी दोनों के बीच में प्यार होता है, संभोग होता है। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो भगवान का नियम है जो उसने पति पत्नी बनाए। जब वो ठीक होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, तो एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन अब तुम बीमार हो, तुम्हारा नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया है, तो मैंने भी अपनी इच्छाओं को मार लिया है। ऐसा नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता अपनी जगह मुझे रख करके देखो। मैं ये सोचता हूँ कि अगर यही बीमारी मुझे लग जाती, भगवान अगर मुझे इस बीमारी को दे देता, मैं अपाहिज हो जाता, मैं किसी काम का ना रहता और तुम ठीक ठाक होती, तो क्या किसी दूसरे मर्द की बाहों में मैं तुम्हें देख पाता? क्या मैं तुमसे फिर यही कहता कि तुम किसी दूसरे आदमी से शादी कर लो? कभी नहीं कहता। और मैं हमेशा यही चाहता कि भले ही मैं बीमार हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी सेवा करो। जिस आग में मैं जल रहा हूँ उस आग में जिंदगी भर तुम भी जलती। मैं तुम्हें कभी किसी दूसरे मर्द से शादी करने की इजाज़त नहीं देता। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं किसी दूसरे औरत की तन का प्यासा हूँ, किसी औरत की लालसा रखता हूँ? मैं औरत के बगैर नहीं रह सकता। रीता, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें देखकर ये ज़िंदगी गुजार दूंगा। तुम्हारा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ही मुझे सुकून मिलता है। मैंने अपनी तन की इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, और मैंने इसको अपने भगवान की मर्ज़ी समझ लिया है कि शायद भगवान की मर्ज़ी यही थी, यहीं तक हमारा तन का साथ था। लेकिन मैंने तुम्हें तन से ही नहीं बल्कि अपने मन से प्यार किया है, दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। इसलिए आज के बाद कभी भी मुझे शादी के लिए नहीं कहना, और अपनी बहन को अपने घर भेज दो। तुमने क्या सोचकर इसको बुलाया था कि मैं इसकी तरफ देखकर इस पर मर मिटूंगा, मैं इसके साथ संबंध बनाऊंगा? ऐसा नहीं है। जब ये रीता अपने पति गब्बर की बात सुनती है तो आंखों से
आंसू छलक पड़ते हैं और वो अपने पति के गले लगकर बहुत देर तक रोती रहती है। गब्बर से भी अब बर्दाश्त नहीं होता, वो भी अपनी पत्नी को लपेट लेता है अपनी बाहों में। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लिपट जाते हैं। गब्बर अपनी पत्नी के चेहरे पर प्यार से उसको चूमता है और कहता है कि आज के बाद कभी भी मेरे बारे में ऐसे अनुमान मत लगाना, कभी भी ऐसा नहीं सोचना। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। उसके बाद गब्बर और रीता की ज़िंदगी इसी तरह से हंसी खुशी चलती रहती है। एक जवान इंसान ने अपनी इच्छाओं को मार लिया था, अपनी पत्नी की खुशी की खातिर उसको भगवान की मर्जी समझकर अपनी सारी इच्छाओं को ख़त्म कर दिया था और फिर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने भी आपको सुनाई। अब उन दोस्तों के नाम जिन्होंने कल से अब तक मुझे कमेंट किए हैं। तो दोस्तों, कमेंट करने वालों में सबसे पहला नाम आता है श्री गणपति सिंह भाटी जी, जो कि पूनम नगर जैसलमेर राजस्थान से हैं। राजू भाई सोलंकी राजकोट गुजरात से। नीतू मुकेश रजक कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली। सुरेंद्र कुशवाहा पदरौना कुशीनगर से। उमर फारूक मलेर कोटला पंजाब से। संजय शर्मा फतेहाबाद आगरा यूपी से। विकास तोमर अब्दुल लतीफ़ सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। नीरज सैनी बुलंदशहर से। सत्यनारायण यादव राजस्थान से। इकबाल सरदार बेटा है राजप्रीत सरदार, पोता है ओंकार सरदार। यह है जोड़किया श्री गंगानगर राजस्थान से। नासिर शरीफ बेंगलोर कर्नाटका से। मोहम्मद रफ़ीक अमरावती महाराष्ट्र से। डॉक्टर AK अग्निहोत्री, यह है प्रयागराज से। मकरंद सिंह कुशवाहा जयपुर से। अखिलेश कुमार फरीदाबाद हरियाणा से। मोहम्मद तस्लीम खान, इनकी बीवी है रुबीना बानो, यह है झुंझुनू राजस्थान से। नसीमुद्दीन पच्छू भाई मदोहा हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। अवतार सिंह चौहान धोरी मन्ना बाड़मेर राजस्थान से। इसरार खान फिरोजपुर झिरका हरियाणा से। DS माथुर, यह है उत्तर प्रदेश से। अफसर अली गोपालपुर मिश्री सीतापुर लखनऊ से। इनकी पत्नी है अफसाना बानो। राम कुमार सहारनपुर से। रुखसाना खान, इनकी बेटी है अक्सा खान, दूसरी बेटी है सिदरा खान। इनका बेटा है खिजर खान, दूसरा बेटा है ताहा खान और तीसरा बेटा है मुअज्जम खान। और ये है हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली से। और इनके शौहर हैं रईस खान। जावेद अंसारी मेरठ यूपी से। मोहम्मद अनवारुद्दीन हथियागढ़ गोंडा से। अब्दुल मोमीत रियानपुर कटिहार बिहार से। अब्दुल मन्नान खान ग्राम प्रधान शहाबुद्दीनपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। रिया पटेल राजकोट गुजरात से हैं। पंकज कुमार सरथौली जिला शाहजहांपुर से हैं। अजमुद्दीन रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अमर यादव इलाहाबादी कौशाम्बी से हैं। अब्दुल हमीद गुवाहाटी आसाम से हैं। हैदर हुसैन लश्कर आसाम से हैं। महेंद्र सिंह जोसारी मकराना राजस्थान से हैं। चरणजीत सिंह लुधियाना पंजाब से हैं। मोहम्मद इकबाल कुरैशी सहारनपुर से। नरेंद्र सिंधु दिल्ली। शक्ति सिंह बलहारा सोनीपत हरियाणा से हैं। रजा उल्लाह खान कुलदीप सिंह राणा देहरादून से हैं। रामजीत दुबे इकरामुल हक केदारनाथ सिंह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, जो कि अब मुंबई में रहते हैं। आलोक कुमार लखीमपुर खीरी से हैं। मुथु कुमार फ्रॉम अंडमान निकोबार। प्रदीप शर्मा रवि कुमार दिल शफी अंसारी झारखंड से। रीता देवी
राजेंद्र पटेल सूरत गुजरात से हैं। अब्दुल मन्नान अंसारी बल्ला शेरपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। गोपाल चौहान मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं। मोहम्मद अफसर शेख किशनगंज सीमांचल से हैं। देवी शंकर द्विवेदी गोरियाबाद अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। तफसीर अहमद बेटी है इरहा, बेटा है अफसर अली हैदर, यह है संभल उत्तर प्रदेश से। तौफीक खान रायबरेली से हैं। जितेंद्र गौतम M.A. चौधरी भोला साहनी गोरखपुर यूपी से हैं। धर्मेंद्र सोनकर D.A. कुरैशी बमहनीपुर उसराहार इटावा उत्तर प्रदेश। शिवचरण सिंह बिहार, मलखान सिंह दिल्ली से हैं। लक्ष्मीचंद सैनी हरसिंहपुर हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं। कासिम राय छपरा बिहार से हैं। शफीउल्लाह खान मोहम्मद सलामत हरदोई उत्तर प्रदेश। विक्की कालिया हिमाचल प्रदेश से हैं। सतवीर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। इस्लाम शेख नरेंद्र सिंह राजपूत, इनका दोस्त है भारत सिंह राजपूत, यह है औरैया यूपी से। एम पदरौना कुशीनगर से हैं। दाऊद राना बेगी नजर गंगोह सहारनपुर से हैं। सुभाष भारद्वाज दिल्ली से हैं। सुरेंद्र मीना चंद्र सिंह परमार जिला शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से। साबिर हुसैन मुरादाबाद यूपी से हैं। संदीप पहलवान भरतपुर राजस्थान से हैं। सुशील कुमार गुप्ता पानीपत हरियाणा से हैं। सुरेंद्र सिंह उदासर बीकानेर राजस्थान से हैं। नौशाद अहमद नांगलोई दिल्ली से हैं। राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट, इनका बेटा है रजत पोसवाल और इनकी पत्नी है ममता बैंसल बघौल, यह है तहसील हसनपुर जिला अमरोहा से। नीतू मुकेश जिला सारण बिहार से हैं। संजय कुमार रामखेड़ा, और ये कई कमेंटों में अपनी पत्नी का नाम भी लिख रहे हैं, तो संजय सिंह जी आपकी पत्नी का नाम जब अगली लिस्ट कल बनेगी उसमें आपकी पत्नी का नाम भी लिखा जाएगा। और भी बहुत से दोस्त हैं जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का नाम लिखते हैं, उनका सभी का जो है वो कल लिस्ट बनेगी। रामखेड़ा बिजनौर से हैं। जावेद जाट उदय सिंह मोगा पंजाब से हैं। जाकिम खान मेवाती बीड राजस्थान से हैं। सादिक खान बेटा है साहिल खान, बेटी है सिद्रा खान, और यह है कुदर की उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों सभी के सफलतापूर्वक मैंने नाम ले लिए हैं, कोशिश की है, और जो बाकी भाई रह गए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ बुरा ना माने। 26 मार्च को होली है, तो अगली वीडियो में आप सबों के नाम ज़रूर आएंगे। चलिए अब अपने भाई खुर्शीद अहमद भाई जी को इजाज़त दें। कल फिर यहीं कहीं किसी अच्छी सी लोकेशन पर नई वीडियो के साथ मिलता हूं, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।